हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे लेसन में। और ये जो लेसन है आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का 12th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर है। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो चैप्टर है इसका जो थियरी का वन शॉट है ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो थियरी का वन शॉट और जो न्यूमेरिकल्स का वन शॉट है उसे देख लीजिए ताकि आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर अभी जो हम कर रहे हैं वो है ब्रह्मास्त्र बैच सीईटी। तो सीईटी की पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। तो एमएसटी सीईटी ब्रह्मास्त्र के काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो 11th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं 8 चैप्टर्स 11th के आते हैं एमएसटी सीईटी में, और पूरे 16 चैप्टर्स जो हैं 12th के वो आते हैं एमएसटी सीईटी में। तो 16 + 8 यानी कि 24 वीडियोस, 24 चैप्टर के 24 वीडियोस मैं बना के अपलोड कर रहा हूं ब्रह्मास्त्र फिजिक्स की एमएसटी सीईटी की प्लेलिस्ट में। और ऑलरेडी 20 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, मुश्किल से 4-5 वीडियोस बचे हैं। तो प्लीज़ 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 इस ब्रह्मास्त्र बैच को एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत ही क्विकली फॉर्मूले का रिविजन करवाता हूँ, और जो भी फॉर्मूले सीईटी में काम आते हैं वही फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं बताता। साथ में मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाता हूँ और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो ये जो हमारा चैनल है इसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, जैसे कि आप लोग जानते ही, आप लोग यहाँ पर हैं। तो जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं और पढ़ाई का सोच के आते हैं कि भाई मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो सबसे पहले इस इस चैनल के बारे में सोच लिया करिए। बिकॉज यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे आप लोगों को बेसिक फिजिक्स के बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्यारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट के टैब पर, तो यहाँ पर आपको देखिए पहले तो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स एमएसटी सीईटी का जो बैच है वो देखने मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये जो 11th और 12th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप 11th में हो, 12th में हो, आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, जो भी बोर्ड में हो, आप जो भी बोर्ड में है, आप कोई भी इंडिया के बोर्ड में आपको बेसिक फिजिक्स अगर सीखना है तो आप लोग ये 2 प्लेलिस्ट देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि इससे बेस्ट लेक्चर्स आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बेस्ट लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं वो ये है। So these are the best lectures that you can see in a very short duration। तो ये पूरी 2 प्लेलिस्ट आप मुश्किल से 10 दिन में खत्म कर सकते हैं बिंज वॉच करके, एंड आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स। और बेसिक फिजिक्स के लिए आपको कोई किताब उठा के देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो ये 2 प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने काफी सारी जानकारी दे दी। वैसे हमारी जो एक ऐप है, एप्लीकेशन, इसके ऊपर काफी सारे नए नए कोर्सेज मैं भी लॉन्च करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे कंप्लीटली फ्री है, तो इसको डाउनलोड करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी कोर्सेज लॉन्च होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सेम नाम से, जो चैनल का नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, उसी नाम से बेसिकली एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त इसमें न डालते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो है लेसन नंबर 10, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। तो ये जो चैप्टर है इसका प्लीज 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 थियरी और न्यूमेरिकल्स का वन शॉट जरूर देख लीजिएगा। ओके, अगर आपने वो नहीं भी देखा, अभी नहीं देखना चाहते हैं, अभी देखना नहीं चाहते हैं, बाद में देखेंगे कभी, तो भी आपको ये पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट टू एंड बस खाली देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको गारंटीड समझ में आएंगी चीजें। ओके, तो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का एमएसटी सीईटी। ठीक है, सो ब्रह्मास्त्र हमारे बैच का नाम है। सो फिजिक्स एमएचटी सीईटी। ओके फाइन, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूलों पर। तो बहुत ही बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि mv² इज इक्वल्स टू QVB। ये इक्वेशन हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। तो साइक्लोट्रॉन के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन इक्वेशन इसका नाम है, याद रख लीजिए। वैसे ही टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इनसाइड साइक्लोट्रॉन, टाइम पीरियड के लिए है 2πm/QV। सो ये टाइम पीरियड के लिए हो गया।
तो जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो उसका इसका उल्टा आ जाएगा, सो QB/2πm हो जाएगा, जहां पर M फॉर मास है, T फॉर टाइम है, Q फॉर चार्ज है और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन, तो वो होता है Q² B² R²/2m। सो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसे जो फोर्स महसूस होता है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसे जो फोर्स महसूस होता है उसका फॉर्मूला है QVB sin थीटा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे थियरी वाले सेशंस में, तो प्लीज ये याद कर लीजिए। वैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I फ्लो होता है, तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। ठीक है, अगर दो वायर्स हैं आजू बाजू में और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 और इनके बीच में कुछ तो गैप है, लेट्स से ये गैप का नाम मैं रख देता हूं R, तो इनके बीच में जो फोर्स महसूस होता है, इन दोनों को आपस में जो फोर्स महसूस होता है, फोर्स फील होता है, वो होता है μ0I1I2L, जहां पे L जो है इन वायर्स की लंबाई है, डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, μ0I1I2L अपॉन 2πr। तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, अब तो जैसे कि एक वायर, मतलब मान लो कि वायर ही ऐसा गोल है, वायर ही ऐसा राउंड है और इसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है लाइक दिस। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है? सो इट इज μ0I/2r। ठीक है, ये याद रखेंगे। वैसे ही एक जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B = μ0N/L×I, जहां पर L इसकी लंबाई है सोलेनॉइड की और N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बच्चे, मैं जो इतना फास्ट जा रहा हूं उसके पीछे वजह ये है कि सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में थियरी वाले सेशंस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो यहां पर हम लोग सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करके फटाक से MCQs, जो कि खास करके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूले, एक फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस करने लगे तो 3-4 घंटे सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करने में चला जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हर फॉर्मूले की थियरी यहां डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि ये CET का लेक्चर चल रहा है। ओके, सो B = μ0Ni/L। ओके, और वैसे ही एक होता है टॉरॉइड, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, फूलमाला जैसी। ठीक है, तो इसके अंदर भी करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो होती है μ0N/2πr×I। तो उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसकी जो लंबाई है उसे L कहते हैं और इसका जो ये पूरा सरकमफरेंस है उसे 2πr कहते हैं, जो कि हम लोग सब जानते हैं, राइट। तो इतना ही फर्क है। ओके, तो ऐसे ये देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम इसी फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आइए हम लोग जो है फटाक से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, कुछ 1-2 छोटे से फॉर्मूले छूट गए तो वही बता देता हूं आपको। तो जैसे जो एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, उसका फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। बस एकदम सिंपल से याद रखना कि कोई भी गैल्वेनोमीटर तो आपने देखा होगा ना बच्चा स्कूल कॉलेज में। अरे बाबा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके अंदर ऐसा मार्किंग्स रहती है, मार्किंग्स, और उसमें बीच में एक सुई रहती है, तो सुई कहीं तो पॉइंट करती है, सुई कुछ तो वैल्यू दिखाती है। तो थोड़ा सा करंट डालने पर अगर कोई चीज ज्यादा घूम रही है, थोड़ा सा करंट डालने पर अगर कोई चीज ज्यादा घूम रही है तो हम कहते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और अगर कम घूम रही है तो हम कहते हैं कि वो कम सेंसिटिव है। ठीक है, तो थोड़ा सा करंट देने पे ज्यादा घूमेगी, मतलब उसका एंगल ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा घूमेगी मतलब ज्यादा एंगल चेंज होगा। तो थोड़े से करंट पे ज्यादा चेंज होगा एंगल, तो सेंसिटिविटी ज्यादा है। या फिर छोटे से डिफ्लेक्शन को अगर बड़ा करंट लग रहा है, ज्यादा करंट देके छोटा ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है, छोटा ही घूम रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी कम है। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है ये। तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एनीवे, तो सेंसिटिविटी। चलो अब यहां पे देख लो, 2 गैल्वेनोमीटर्स लिए गए, एक गैल्वेनोमीटर का नाम है G1, दूसरे का नाम है G2। तो 2 गैल्वेनोमीटर्स हैं,
सेम डिफ्लेक्शन के लिए, ये वर्ड याद रखो, सेम डिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि थीटा दोनों का सेम है, थीटा 1 इज सेम एज थीटा 2। तो दो गैल्वेनोमीटर्स हैं, दोनों का थीटा सेम है। पहले को 2 मिली एम्पियर करंट देंगे तब वो थीटा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और दूसरे को 3 मिली एम्पियर देंगे तो वो थीटा मतलब डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दोनों थीटा सेम है, अरे दोनों थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 को थीटा बोल सकते हैं हम। तो पहला गैल्वेनोमीटर जो है वो है थीटा 1 बाई I1, और जो दूसरा गैल्वेनोमीटर है वो है थीटा 2 बाई I2। बट थीटा 1 थीटा 2 क्या है, सेम है, थीटा के जैसा है। तो फिर S1 को मैं लिख सकता हूं थीटा बाई I1, और S2 को मैं लिख सकता हूं थीटा बाई I2। अरे क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 भाई सेम है ना। सो देयरफॉर S1 बाई S2 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा I2 बाई I1। समझ गए? तो S1 बाई S2 करते ही थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और पहले वाले का I1 नीचे आएगा, दूसरे वाले का I1 जो है नीचे के नीचे आएगा, मतलब I2 जो है वो नीचे के नीचे आएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चा? आपको अगर ये डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिवीजन करके फिर से दिखा देता हूं। इधर देख लो, थीटा अपॉन I1, थीटा अपॉन I2, थीटा थीटा कैंसिल, I2 ऊपर चला जाएगा। सो S1 बाई S2 बन जाएगा आपका I2 बाई I1। और देखो जब यहाँ 1 है वहाँ नीचे 1 है, यहाँ 2 है तो वहाँ ऊपर 2 है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया। इसका मतलब जिसको ज्यादा बड़ा करंट लग रहा है उसकी सेंसिटिविटी कम है। तो ज्यादा बड़ा करंट यानी कि 3 मिली एम्पियर करंट किसको लग रहा है, G2 को लग रहा है, तो G2 की सेंसिटिविटी कम है। तो G2 इज हाँ, तो G1 इज मोर सेंसिटिव देन G2, या फिर G2 इज लेस सेंसिटिव देन G1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी, दैट्स इट। समझ गया बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर रेडियस में। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हो गई। ओरिजिनल एनर्जी जो है पार्टिकल की ओरिजिनल से 3 गुना बढ़ गई, तो फिर रेडियस का क्या होगा? देन व्हाट विल बी फाइनल रेडियस? तो फाइनल रेडियस क्या होगा, ये सवाल है। फाइनल रेडियस क्या होगा? तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला क्या था? Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये फॉर्मूला था, हाँ क्या ना? सो इसमें बाकी सब चीज़ों को अगर हमने कांस्टेंट ले लिया, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस का काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिश्ता आ जाएगा। सो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ कि R इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो दोनों बाजू का रूट लेंगे तो यहाँ पे रूट के ही आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ R बच जाएगा। सो R इज प्रोपोर्शनल टू रूट के ही। सो देयरफॉर R2 बाई R1 करेंगे तो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1 आ जाएगा। अब जो R2 है उसको नाम मैं R2 ही देता हूं, लेकिन R1 को मैं R बोलता हूं क्योंकि शुरुआत में रेडियस R है, तो R1 को मैं R बोलता हूं। काइनेटिक एनर्जी जो बाद में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हो रही है, बाद में हो रही है, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 गुना हो गई है, 3 गुना ऑफ द ओरिजिनल। सो Ke2 इज 3 टाइम्स Ke1। नीचे पहले से Ke1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो रूट 3 आ गया। सो R2 इज रूट 3 टाइम्स R। That's it. So option D is the right answer. कळलं सगळ्यांना? It was damn easy. Option D. अगले वाले पे आ जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट r, एंगुलर मोमेंटम है L, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज E, और परमेबिलिटी इज μ0। तो लोग पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, है ना, इज हाउ मच। क्वेश्चन यहां खत्म हो रहा है। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, μ0 चार्ज है, तो इसे ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, μ0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, तो अब यहां से हमको एक फॉर्मूला बनाना है जहां पे एल एंगुलर मोमेंटम है। अब सुनिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो वो कैसा है, एक गोल करंट वाले वायर जैसा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी होती है, μ0I/2πr। आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? इधर देखो, फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना बच्चा, μ0I/, एक सेकेंड, μ0I/2r, सॉरी 2πr नहीं 2r। सो इस वाले गोल वायर का μ0I/2r आता है। ठीक है, सो μ0I/2r। ओके,
सो एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके, सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2r, ये हमने लिख दिया, राइट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज कौन सा घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। सो म्यू नॉट E बाई 2RT। लेकिन टाइम क्या होता है? व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? सरकमफेरेंस जितना, 2πr जितना। अब ये v ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू नॉट EV बाई 4πr², है ना। म्यू नॉट E, v ऊपर चला गया तो EV नीचे 4πr², समझ गए। अब ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? ध्यान से देख लो, हाँ, कुछ भी मिस्टेक रही तो बता देना। तो अब यहां पर ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट EVR अपॉन 4πr³। ऊपर एक r मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो EVR हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4πr³ आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने EVR लिया क्यों? मैं बताता हूं। वैसे एक ऊपर m और नीचे भी एक m ले लो, ठीक है। तो अब ध्यान से याद करो, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या पढ़ा था? आपने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा था कि MVR जो है वो एंगुलर मोमेंटम L होता है। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट E L अपॉन 4πmr³। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है, देख लेते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। सो म्यू नॉट E L 4πmr³। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट्स करना होते हैं। तो देखो शुरुआत तो हमने कहाँ से की? यहाँ से की, ये तो हमको पता ही था। फिर करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे करके घुमाते घुमाते आपको वहां पहुंच जाना है जहां आपको जाना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहां पे आ जाते हैं। तो दो पैरेलल वायर्स हैं, दो पैरेलल वायर्स, ठीक है, जिनकी इक्वल लेंथ है, लंबाई सेम है। तो दोनों की लंबाई को मैं L बोल दूंगा। उनके बीच में जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। चलो तो मतलब यानी कि 3 मीटर का गैप है इन दोनों के बीच में। ओके ओके, चलो ये भी ठीक है। करंट कितना कितना फ्लो रहा है? पहले वाले में 3 एम्पियर है, दूसरे वाले में 4.5 एम्पियर। तो दो करंट्स दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, सॉरी। सो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो एक करंट ऊपर है, एक करंट नीचे है, ठीक है। एक करंट ऊपर है, एक करंट नीचे है। ओके। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है फाइनल, ये उनका सवाल है। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पे कितनी है? अब सुनो, मिड पॉइंट मतलब यहां से यहां की दूरी 1.5 मीटर है और यहां से यहां की दूरी भी 1.5 मीटर है। क्यों? क्योंकि पूरा गैप 3 मीटर है यहां पे दिया हुआ है। अब सुनो, जब ये बंदा बेसिकली ऊपर देख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इधर देखो, अंगूठे को ऊपर रखो करंट के डायरेक्शन में, तो आपकी उंगलियां अंदर जा रही है। तो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से आपकी उंगली इसमें अंदर घुस रही है पॉइंट में, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये नीचे जा रहा है ना, तो अंगूठे को नीचे रखो। तो अंगूठे को मैंने नीचे रखा तो भी मेरी उंगली अंदर घुस रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अंदर जा रही है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी, ठीक है। सो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी। सो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ना, वो दोनों वायर की वजह से आ रही है, B1 प्लस B2 की वजह से। सेम डायरेक्शन में ना, इसलिए। तो सेम डायरेक्शन में इसलिए। सो अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर कितना होगा? सो सीधा वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो होती है म्यू नॉट I बाई 2πr, है ना। तो म्यू नॉट I1 बाई 2πr। वैसे ही दूसरे की रहेगी म्यू नॉट I2 बाई 2πr। तो यहाँ पे म्यू नॉट और 2πr पूरा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है दोनों के लिए। और अंदर जो है वो I1 प्लस I2 सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना होने वाला है? सुनो, म्यू नॉट सभी में दिख रहा है, तो म्यू नॉट को कैंसिल मत करना, म्यू नॉट को रहने देना, म्यू नॉट को रहने देना। यहाँ पे 2πr लिखा हुआ है। r कितना आएगा? डिस्टेंस 1.5 मीटर का है, ठीक है, दोनों के लिए। इसके लिए भी 1.5 मीटर, उसके लिए भी 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर हो गया। करंट कितना है? 3 और 4.5। तो 3 और 4.5 मिला लो तो 7.5 बन जाता है। कितना बन जाता है बेटा? 7.5। अरे 7.5 समझते हो कि नहीं? हिंदी आती कि नहीं तुम लोगों को? सो म्यू नॉट बाई 2π इंटू 1.5। 7.5 जो रहता है, 7.5, इट इज नथिंग बट 15 5 75। तो आंसर आपका हो गया B इक्वल्स टू 5 म्यू नॉट बाई 2π। दैट्स इट। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर।
खूब सोपा होता रे, इट वॉज डैम ईजी। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? दीज थिंग्स आर डैम ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया आपका बी आंसर करेक्ट। फिर क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ अ मिली एमीटर ऑफ अ रेंज 0 to 50 मिली एम्पियर इज x डिविजन्स पर मिली एम्पियर। सो x डिविजन्स पर मिली एम्पियर है सेंसिटिविटी, मतलब शुरू की जो सेंसिटिविटी दिया हुआ है वो है x। बाद में क्या बोला है? इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 500 मिली एम्पियर। अच्छा, पहले मेजर करता था 50 तक, अभी मेजर कर रहा है 500 तक, तो 10 गुना जो है करंट बढ़ चुका है, तो सेंसिटिविटी 10 गुना घट जाएगी। तो पहले अगर x थी तो अब सेंसिटिविटी हो जाएगी x/10। अरे करंट 10 गुना बढ़ गया ना। अबे वो तो फिक्स चीज है, गैल्वेनोमीटर या एमीटर सेम फिक्स चीज है, उसका सुई यहां से यहां तक जाती है 50 तक। अब वहीं 50 हटा के 500 मैंने अगर लिख दिया और 500 होने पर वहां जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन उतना ही है, लेकिन करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ गया तो सेंसिटिविटी घट गई। सो x/10 इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, x/10। अरे कितना इजी है यार, जिंदगी में तुमको और क्या चाहिए, इतना हलवा बना के आपको सिखा दिया ये सब। अच्छा, इन द फॉलोइंग सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 5 ohms। तो यहां पे जो सेल बना हुआ है ये हो गया 5 ohms वाला उसका रेजिस्टेंस। मैं लोग बोल रहे हैं कि सेल में से कितना करंट निकलेगा, तो करंट कितना निकलेगा तो वो देख लेते हैं। करंट कितना निकलेगा उसका तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा वो देखते हैं। तो पहले यहां का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये व्हीटस्टन्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो इधर देखो, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है, 80 लिखा है, कितना लिखा है, इतना बारीक लिखा है कि दिख ही नहीं रहा है। इट इज 90। रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 10 और यहां पर लिखा हुआ है 90, यहां पे लिखा हुआ है 30, यहां पे भी लिखा हुआ है 30। तो सुनो, 30/10 करेंगे, 30/10 करेंगे, है ना, कितना आएगा? 3 आएगा। और 90/30 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क की तो मालूम ही है ना कंडीशन, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस करते हैं। अरे गैल्वेनोमीटर के इस पार वाली चीजें, इस पार वाली चीजों को जब डिवाइड करेंगे सेम आएगा, तो ब्रिज बैलेंस्ड है। तो गैल्वेनोमीटर जो है सर्किट में है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर सर्किट के बाहर हो गया। सर्किट के बाहर इसके होते ही ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ऊपर हो गया रेजिस्टेंस 40। तो अभी सर्किट कैसा बन गया? ये सर्किट की शक्ल ऐसी हो गई है कि ऊपर हो गया है 40, ठीक है, और नीचे हो गया है 120, क्योंकि 90+30, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे 5 पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास है वोल्टेज V। ओके फाइन। और वोल्टेज V कितना है वो दिया है क्या? नहीं दिया है ना, वोल्टेज V नहीं दिया है ना। वोल्टेज भी देना चाहिए था यार, कुछ तो दिया है, यहाँ पे कुछ तो वोल्ट लिखा है, 7 वोल्ट्स लिखा है शायद, 7 वोल्ट, आई गेस इट इज रिटर्न 7 वोल्ट्स, इट इज देयर। तो 7 वोल्ट दिया हुआ है। ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली, 7 वोल्ट। चलो अब देख लो, पहले इसका निकाल लो, ये पैरेलल में आ गए ना दोनों, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा 120 × 40 अपॉन 120 + 40। सो ये कितना आ जाएगा? 12 4 48, सो 4800, और ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 160, 0 0 कैंसिल, 16 3 48, तो ये 30 आ गया। सो पैरेलल का रेजिस्टेंस 30 आ गया, और ये मिला के 5 35 हो गया। सो अब करंट की वैल्यू आएगी, टोटल वोल्टेज मतलब 7 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपना? 35। अब बोले 35 कैसे है? अरे 30 + 5 ना, अबे 30 तो यही है, 30 तो यही है, RP + 5 भी है ना बेटा। तो ये हो गया आपका 7/35, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 एम्पियर। दैट्स इट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग आराम से घर पे सॉल्व कीजिए बच्चा। तो ये वाला मैं कर देता हूँ आप लोग के लिए, ये वाला थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, तो ये वाला कर देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे देखो, सो 3 कॉइल्स हैं, 1 2 है ना, और फिर एक 3। सो 3 कॉइल्स है और तीनों का डिस्टेंसेस मतलब रेडियस दिया हुआ है। ये देखो कितना कितना दिया हुआ है, A 2A 3A। तो ये A है, ये 2A है और ये 3A है। सो A 2A 3A, ठीक है। इन लोग के अंदर करंट कितना कितना है? 3 2 1। सो
3i 2i 1i। चलो ये लोग बोल रहे हैं कि सबके सब एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी व्हाट, तो बहुत ही बचकाना है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी b1 प्लस b2 प्लस b3, तीनों साथ में रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड एक सीधी वायर, मतलब सॉरी गोल वायर की कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r कितना रहता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा मालूम है, सो म्यू नॉट i1 बाई 2r1, म्यू नॉट i2 बाई 2r2 और म्यू नॉट i3 बाई 2r3, जिसमें से म्यू नॉट बाई 2 साइड में हो जाएगा सबका, यहां पे छूट जाएगा i1 बाई r1। तो i1 है कितना 3i के बराबर है, 1i, देखो i1 कितना है 3i है, 3i है, और उसका रेडियस कितना है, सिर्फ a है। वैसे i2 कितना है, i2 है 2i और रेडियस भी 2a है, 2i बाई 2a। और ये वाला देख लो, तीसरे वाले का करंट कितना है 1i और रेडियस है 3a, सो 1i डिवाइड बाई 3a, इस तरीके से। अच्छा i और a भी अब बाहर आ जाएगा, सो म्यू नॉट बाई 2a और i बाहर आ गया, अंदर छूट जाएगा 3 प्लस 1 कैसे, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। सो 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3 है ना, इतना बचेगा, 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3। सो ये हो गया 4 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये साइड में है, अंदर आ गया आपके पास 4 प्लस 1 बाई 3, सो 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाई 3, 13 बाई 3 हो गया ये। सो म्यू नॉट आई बाई 6a इंटू 13, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। सो ऊपर 13 आ गया, ये 3 और 2 है वो 6 हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई बाई 13 6a, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर। सो यहाँ पर आपको मैंने एक जो है, जो कि थोड़ा सा टफ दिख रहा था, वो भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सीडी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये एक भी क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं लिया है, सबके सब पुराने क्वेश्चंस में से उठा के लिए, सबके सब PYQs है। तो आप समझ सकते हैं सीडी का लेवल बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, डिटेल में पढ़ाई करें, तो आप इसे बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं सीडी को। और अगर आप सीडी में 200 में से है ना 120 125 भी लेके आ गए ना, तो आपको मुंबई का टॉप कॉलेज मिल सकता है, पूना का टॉप कॉलेज मिल सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, 200 में से 120 125 130 लेके आ गए, मुंबई के टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, पुणे के टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मुंबई पुणे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद मैं मुंबई में रहता हूँ और पुणे से भी मेरा रिश्ता है। बाकी ऐसा देखा है तो पूरे महाराष्ट्र में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।